जॉब करते-करते मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, बट जॉब के साथ में बिज़नेस रन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था और फंड की भी जो है जो ज़रूरत थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। सो फाइनली मुझे वो बिज़नेस भी बंद करना पड़ा। उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है स्टॉक इन्वेस्टिंग में जाना है, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट था जो मेरे दिल दिमाग में स्ट्राइक कर गया। ऑप्शन सेलिंग में आपका रिटर्न्स लिमिटेड होता है, आपको जो प्रीमियम होता है वही एक आपकी गेन है, आप उससे ज़्यादा गेन नहीं कर सकते। दो आपका विनिंग रेट इज़ वेरी हाई। अगर आपको इन नंबर्स के बारे में पता नहीं है, समझ नहीं है, तो आप जो है बहुत ही एमेच्योर्स हैं। आपको ये चीज़ अपनी ट्रेडिंग के बारे में समझने की बहुत ही ज़रूरत है। बट अगर मैं पूछूं कि भाई आप 200 डेज ही मूविंग एवरेज क्यों यूज करते हैं, सो ज़्यादातर लोग इसको रेस्पॉन्स ही नहीं कर पाते थे। आज की डेट में मेरा ट्रेडिंग अकाउंट साइज मोर देन 3 करोड़ आई हैव अचीव्ड विद द जॉब सिक्योरिटी। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. ये एक बहुत ही कॉमन आपको फिनोमेना मिलेगा ट्रेडिंग में कि भाई मैंने इतना लॉस किया और फिर इसके बाद मैं इतना प्रॉफिट बनाया, मैंने अपना अकाउंट ब्लो अप किया और फिर इसके बाद मैंने इतना प्रॉफिट बनाया या यहाँ तक आज मैं पहुँचा। सच्चाई ये है कि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आज तक कोई भी एज ए अकाउंट ब्लो अप नहीं किया, ना ही मैंने ऐसा कोई मेजर लॉस किया। लॉस किए हैं, मैं ऑब्वियसली लॉस इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी, बट लॉस डेली हुआ है, वीकली हुआ है या इन अ मंथ हुआ है, बट इन अ क्वार्टर और इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर हम इसको देखते हैं तो मेरा एज सच ऐसा कोई लॉस नहीं है। अगर आप कोई भी काम, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से सीखते हैं और सही सोर्स से सीखते हैं, सो डेफिनेटली जो है आपको इसमें लॉस या ऐसा कोई बगैर किए हुए जो एक मिथ है, आप बगैर लॉस के भी इस जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जहाँ तक मेरा इनिशियल बैकग्राउंड का सवाल है, मैं बेसिकली एक बहुत ही छोटे गाँव से, उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे गाँव से आता हूँ। मेरी फैमिली में दूर-दूर तक किसी का, नॉट इवन माय फैमिली, नॉट इवन इन माय रिलेशनशिप, मेरे दूर-दूर तक रिश्तेदारी में भी किसी का इस शेयर मार्केट के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। और मैं 2015 तक शेयर मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मुझे पता भी नहीं था। मैं एक यूपी के छोटे से गांव से किसान फैमिली से आता हूं, जो लड़का कक्षा 12 पास करने तक गांव से बाहर भी नहीं गया था। 2000 जब मैं 10+2 पास किया, उसके बाद मैं अपनी जो आज मेरी वाइफ थी, मैं उनके साथ में प्यार कर बैठा और 18 साल की उम्र में मैंने उनसे शादी कर ली। उसके बाद जो एक फाइनेंशियल प्रेशर मेरे ऊपर क्रिएट हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास फैमिली भी है और जब तक मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता, मेरे पास 2 बच्चे भी हो चुके थे। तो एक फाइनेंशियल प्रेशर था, दूसरा एज़ ए टिपिकल हिंदी भाषी क्षेत्र का जो एक यूथ का एक जो सपना होता है कि सरकारी नौकरी करना है। सो मैं भी उसी सपने के साथ आगे बढ़ रहा था कि मुझे एक सरकारी नौकरी करना है और उस सरकारी नौकरी के साथ में मुझे अपना जीवन सेटल करना है। इस प्रयास में मैंने कई बार प्रयास किया, बट मुझे कोई भी सरकारी नौकरी में कहीं भी कोई सफलता नहीं मिली। इस प्रयास में मेरे ऊपर ऑलरेडी घर परिवार का प्रेशर क्रिएट हो रहा था फाइनेंशियल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फैमिली उस समय तक हो चुकी थी। तो मेरे एक जानने वालों के संपर्क में आया और उन्होंने मुझे एक एडवाइस दिया कि हम दिल्ली चलते हैं और वहाँ पर हम एक जॉब वर्क का काम शुरू करते हैं। उस समय में जॉब वर्क क्या होता था कि गारमेंट्स का जो एक्सपोर्टर होते थे, वो अपना एक काम जो है छोटे-छोटे सोइंग मशीन जो लगा के बैठते थे, उनको जॉब वर्क वो देते थे। मुझे कुछ भी इस इंडस्ट्री के बारे में, इस काम के बारे में पता नहीं था और इस काम के लिए मेरे छोटे भाई ने मुझे सहयोग किया और उसने इसको फंड किया कि भाई तुम जो है बेरोज़गार घर में बैठे हो, मैं थोड़ा-सा आपको पैसा देता हूँ, आप इनके साथ जाके दिल्ली में कुछ काम शुरू करो। मैं उनके साथ दिल्ली में आया, कोशिश किया, बट फाइनली कुछ नहीं हो पाया और वो पैसा भी उसमें से आधा पैसा भी हमारा बर्बाद हो चुका। लेकिन उस असफलता ने मेरे अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का बीज बो दिया। उसके बाद मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि भाई मुझे जो है व्यापार करना है और उस असफलता ने मुझे विचलित कर दिया। यहाँ आने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि भाई
इस फैशन इंडस्ट्री में निफ्ट जैसा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जैसा एक फेमस इंस्टीट्यूट है, जहाँ से लोग पढ़ के एक अच्छे प्रोफेशनल्स बनते हैं। मैं फर्स्ट टाइम था जब मैं अपने गाँव से निकल के दिल्ली आया था उस समय। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं निफ्ट जाऊँगा, वहाँ पे इस इंस्टीट्यूट से फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन करूँगा, और अध्ययन करने के बाद मैं फिर से आके अपना बिज़नेस शुरू करूँगा। और मैंने तैयारी किया। पहली साल तैयारी करने के बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पूरा एजुकेशन, इनिशियल एजुकेशन एक छोटे से गाँव के हिंदी मीडियम स्कूल से हुआ, और यहाँ पे पूरा परीक्षा पैटर्न, जो एग्ज़ाम पैटर्न था, वो एक इंग्लिश में था। तो इंग्लिश एक मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, एक तो स्पीकिंग इंग्लिश और दूसरा राइटिंग एंड रीडिंग आल्सो। बट दूसरे अटेम्प्ट में, दूसरे प्रयास में मैंने इसको क्वालिफाई कर लिया, और मैं 2005 में निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली में आके एडमिशन लिया। यहाँ पे मेरे लिए एक अलग नाइटमेयर स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको ना तो कंप्यूटर के बारे में कोई ज्ञान था, जिसको ना कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी आती थी, ना कोई वर्ड में काम करना आता था, और ना कोई एक्सेल में काम करना आता था। सो यहाँ पे एक अलग ही तरह का चैलेंज था, बट एनी हाउ आई मैनेज्ड, किसी तरह से मैनेज किया, और यहाँ से पास करने के बाद मैं अपना करियर कॉरपोरेट जॉब में स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट जॉब स्टार्ट हुआ उस समय पेंटालून के नाम से, पेंटालून रिटेल के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में फ्यूचर ग्रुप के नाम से फेमस हुआ। और इसके अंदर बहुत सारे रिटेल फॉर्मेट्स थे, जैसे कि आपका बिग बाज़ार, सेंट्रल, ई जोन, ये इसके रिटेल फॉर्मेट्स थे। इनिशियल जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, उस समय मेरी सैलरी 19,000 रुपये हुआ करती थी। एक्चुअल मैं इस उद्देश्य से आया था कि मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में सीख करके मैं अपना बिजनेस व्यापार शुरू करूँगा, लेकिन मैं इस रैट रेस का पार्ट हो गया, और मैं उसी और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में, रैट रेस में चलने लगा, उसी सैलरी और 9 to 6 जॉब में फंस गया। जॉब करते करते मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। साइड में जॉब में रहते हुए मैंने कुछ कोशिश भी किया। मैंने अपना एक अपैरल्स का ब्रांड भी स्टार्ट किया, जिसमें कि इनिशियली मुझे थोड़ी सी सक्सेस भी मिली, बट जॉब के साथ में बिजनेस रन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और फंड की भी जो है जो ज़रूरत थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। सो फाइनली मुझे वो बिजनेस भी बंद करना पड़ा। इसके बाद 2014 में मुझे जो है FMS, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, न्यू दिल्ली में मुझे एडमिशन मिल गया। एक दिमाग में मेरे हमेशा ये बात चला करती थी कि मुझे किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाके एक बार फिर से MBA करना है, क्योंकि जो ये IIM या IIT जैसे इंस्टीट्यूट से पास आउट लोग होते हैं, इनमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होता है सक्सेस का, जो कि मुझ में मिसिंग है। सो आई हैड अ टू चॉइस कि या तो मैं जॉब छोड़ के इन इंस्टीट्यूट्स में जाऊं और अपना MBA कंप्लीट करूं, बट उस केस में मेरी परिस्थितियां मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फैमिली थी, और इन इंस्टीट्यूट्स में जाने का मतलब था कि मुझे जो है ऑलरेडी जो है करीब 20-25 लाख रुपए अगेन इन्वेस्ट करना MBA करने के लिए, और उन 2 साल के लिए मुझे अपनी सैलरी को भी फॉरगो करना था, और फैमिली को भी सपोर्ट करना था। सो FMS वाज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ पे फीस ना के बराबर है। 2 साल यहाँ MBA करने के बाद दिस वाज द फर्स्ट मोमेंट जहाँ पे कि मुझे स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की जानकारी हुई, बट जो वो जानकारी किसी भी तरीके से ट्रेडिंग से रिलेट में सपोर्ट करने वाली नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो एक एकेडमिक जो डिस्कशन है, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, फोरकास्टिंग, वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बट जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो वॉरेन बफेट या बेंजामिन ग्राहम की जो फिलॉसफी है, वो किसी भी तरीके से मुझे जो है कहीं भी सिंक या रिलेट नहीं हो पा रही थी। इसके बाद मैं फिर से कॉर्पोरेट जॉब में चला गया, और एनी हाउ मुझे ठीक से याद नहीं है मुझे कैसे मैं डेविड रायन, जो कि US इन्वेस्टिंग 3 टाइम्स US इन्वेस्टिंग चैम्पियंस हैं, मैंने उनका इंटरव्यू कहीं पढ़ा, और उस इंटरव्यू में वो डिस्क्राइब करते हैं कि ही इज़ अ प्रोटेजी ऑफ IBD इन्वेस्टर विलियम ओनील। जब वो इंटरव्यू इतना इम्प्रेसिव था मेरे लिए, इट वाज लाइक अ यूरेका मोमेंट फॉर मी। मैंने इसके बाद जाके विलियम ओनील के बारे में जानकारी इकट्ठा की, और उनकी लिखी हुई किताब हाउ टू मेक मनी वो मैंने पढ़ा।
उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है स्टॉक इन्वेस्टिंग में जाना है, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट था जो मेरे दिल दिमाग में स्ट्राइक कर गया। उस मोमेंट के बाद जो है मैंने स्टॉक्स में ट्राई किया, बट सक्सेस नहीं मिल पाया। सो ऑप्शंस के बारे में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट था एमबीए प्रोग्राम में। सो आई वाज ऑलरेडी फेमिलियर अबाउट दैट। और ऑप्शंस एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडिंग है, जहाँ पे कि अगर आप 5 ग्रीक्स जो ऑप्शंस के होते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा एंड रो, तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को ईजिली कर सकते हैं और ईजिली समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप, ये हमारा स्पॉट प्राइस है, तो आप अगर 30 डेटा ट्रायंगल, एक कॉल 30 डेल्टा कॉल और 30 डेल्टा पुट अगर आप सेल करते हैं, तो 70 to 80% चांस है कि आप जो है उस ट्रेड में विनिंग होंगे, आपको प्रॉफिट होगा। और यही एक रीज़न है कि ज़्यादातर लोगों को ऑप्शन सेलिंग जो है पसंद आती है या अट्रैक्ट होते हैं। बट ऑप्शन सेलिंग के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, जहाँ पे कि विनिंग तो बहुत ज़्यादा है, आपकी 70 to 80% विनिंग रेट आपकी ऑप्शंस में इजीली अवेलेबल हो जाती है। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट काइंड ऑफ गेन। जो मुझे ऑप्शंस में गेन मिल रहा था वो 2 से 3% महीने का मिल रहा था। साल में अगर आप देखेंगे तो वो करीब जो है 30 to 35% के आसपास आता है। और उस समय एक्सपायरी ट्रेडिंग में बहुत ही बोल्ड तरीके से करता था। बाद में क्या हुआ कि एक्सपायरी ट्रेडिंग का मार्जिन जो है सेबी ने धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया। सो वो एक मेरे को दिमाग में हमेशा पिंच करता था, क्योंकि मैंने जो मार्केट विजर्स के इंटरव्यू देखे थे या पढ़े थे, उनमें मैं देखता था कि उन्होंने रिटर्न्स 100%, 200%, 300% काइंड ऑफ रिटर्न्स जो है उन्होंने बनाए हुए हैं। और मैं तो इधर स्टॉक ट्रेडिंग में सिर्फ आया ही इसीलिए था क्योंकि मुझे भी वो रिटर्न्स बनाने थे। मेरा भी टारगेट यही था कि मुझे भी जो है 200%, 300% काइंड ऑफ रिटर्न्स बनाना है। अगर मुझे 20 to 30% रिटर्न्स में बनाना हो था, वो मुझे जो है कहीं भी किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। फिर एक ऐसा इवेंट हुआ, डेविड रायन और मार्क मिनर्विनी का वर्कशॉप मुझे मेरे एक दोस्त के थ्रू एक्सेस हुआ, और उस इवेंट को अटेंड करने, उस पूरे वर्कशॉप के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि द मोमेंट मार्क मिनर्विनी एंड डेविड रायन वाज गोइंग थ्रू दोज इवेंट्स, मार्क मिनर्विनी और डेविड रायन जो कि मेरे आइडियल थे फॉर ट्रेडिंग, उस इवेंट में उन्होंने जिस तरह से रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग अप्रोच को एक्सप्लेन किया, इट वाज लाइक अ स्लैप ऑन माय फेस। वहाँ से मुझे कंप्लीटली समझ में आ गया कि आई एम ऑन रॉन्ग थिंग, आई एम ऑन रॉन्ग बोट। ऑप्शन सेलिंग में आज नहीं तो कल ये मेरी बोट डूबेगी ही, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपका रिटर्न्स लिमिटेड होता है, आपको जो प्रीमियम होता है वही एक आपकी गेन है, आप उससे ज़्यादा गेन नहीं कर सकते, दो आपका विनिंग रेट इज़ वेरी हाई। दूसरा क्या है कि ऑप्शन सेलिंग में आप जो है साल, 2 साल, 3 साल अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, बट एक इवेंट काफ़ी है आपके वो 3 साल के प्रॉफिट को जीरो करने के लिए। इवन वो जीरो ना भी करें तो आप इवन आपका कैपिटल भी लेके जा सकता है। जेम्स कार्डियर एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कंप्लीट फंड, हेज फंड जो है ब्लो अप कर दिया। उस इवेंट के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है ऑप्शन सेलिंग से बाहर निकलना है। दो आई वाज सक्सेसफुल, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं उस समय तक सक्सेसफुली ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, पोजिशनल भी सक्सेसफुली कर रहा था और इंट्राडे भी कर रहा था, और ये सब मैं जॉब के साथ में रह के कर रहा था। मैंने उस इवेंट के बाद डिसाइड किया कि मुझे जो है ऑप्शन सेलिंग से बाहर आना है, और मैंने अपने स्टॉक्स ट्रेडिंग पे वर्कआउट शुरू कर दिया। उस मोमेंट के बाद मैंने स्टॉक्स को स्टडी किया, पूरी पैटर्न्स को स्टडी किया। बट एक चैलेंज ये आता है कि जब आप यूएस मार्केट से सीखते हो एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई जब आप इंडियन मार्केट में करते हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि यूएसए मार्केट में जो पैटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा ही क्रिस्प और क्लियर होते हैं, बट इंडियन मार्केट में थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने की, कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। सो स्लोली मैंने उस सब पे भी काम करना शुरू किया। एक चैलेंज ये बहुत आता है लोगों को कि हम किस तरह की ट्रेडिंग करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, जो बेसिकली 3 या 4 तरह की ट्रेडिंग अगर हम डिफाइन करें, एक तो आपका होता है पोजिशनल ट्रेड, जिसमें कि आप अपनी ट्रेड को मंथ टू
ईयर तक लेके जा सकते हैं। एक होता है स्विंग ट्रेड जिसमें कि आप डेली टू वीक टर्म्स में आप लेके जा सकते हैं। एक इंट्राडे जिसमें कि आप डेली पोजीशन ओपन करते हैं और क्रिएट करते हैं। और एक स्कैल्पिंग जिसमें कि आपका टाइम लिमिट जो है मिनट टू आवर्स होता है। सो एक एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन ये होती है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग अपने लिए एक्सेप्ट करें, सूटेबल करें। जो मेरा फाइंडिंग्स है, ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि जितना टाइम फ्रेम ट्रेडिंग में आपका छोटा होता जाता है उतना ही आपके लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग उतनी फास्ट करनी पड़ती है और उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है। सो आई डिसाइडेड कि मेरा जो स्वीट स्पॉट है ऐसा करना है कि मुझे जो है ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल अप्लाई करनी है जिसमें कि स्टैटिस्टिकल एज हो। अगर मैं आप में से लोगों से पूछना चाहूँ कि भाई आप अपनी ट्रेडिंग के बारे में मुझे बताइए, आपका क्या विन रेट है, आपका क्या एवरेज विन साइज है, आपका क्या एवरेज लॉस साइज है, आपका क्या आरआर है ट्रेडिंग का। आरआर मीन्स रिटर्न टू रिस्क रेशियो। अगर आपको इन नंबर्स के बारे में पता नहीं है, समझ नहीं है, तो आप जो है बहुत ही एमेच्योर्स हैं। आपको ये चीज़ अपनी ट्रेडिंग के बारे में समझने की बहुत ही ज़रूरत है। एक बेसिक एडवाइस जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं, सीखते हैं ट्रेडिंग में या कोई भी स्टाइल सीखते हैं, कि आप एक डिसाइड करिए कि आपको किस कंसिडरिंग योर रिसोर्सेज एंड टाइम अवेलेबिलिटी, आपका जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है, उनको ध्यान में रखते हुए, आप अपनी साइकोलॉजी के ध्यान में रखते हुए आप अपनी एक ट्रेडिंग स्टाइल को डिसाइड करिए कि मैं इस तरह की ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यही आपको आगे ड्राइव करता है होल लर्निंग कर्व को मैच्योर करने में। अगर आप मेरी बात करें तो मैं 9 to 6 जॉब करने के साथ में अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यूअस करता हूँ। और ये आप अपने दिमाग में रखें कि ट्रेडिंग करने के लिए क्या एक कैपिटल साइज होना चाहिए। कोई भी कैपिटल साइज होना चाहिए। अगर आप लर्निंग्स टाइमली और स्किलफुली गेन कर लेते हैं तो एक स्मॉल कैपिटल को भी आप कंपाउंडिंग के जरिए जो है उसको बड़ा कैपिटल बना सकते हैं। किसी भी कैपिटल को बड़ा करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा टाइम। किसी भी कैपिटल को ग्रो करने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ता है और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक होती है तो फिर कंपाउंडिंग इम्पैक्ट नहीं आ पाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने इनिशियल ट्रेडिंग शुरू किया, मेरा इनिशियल ट्रेडिंग कैपिटल था 30,000 रुपीज़। वहाँ से मैंने इसको शुरू किया, धीरे धीरे करके मैं जैसे अपना मेरे को ऑफिस में कॉर्पोरेट जॉब से जो मुझे वेरिएबल पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव मिलता था, फिर मैं धीरे से उसको भी इसमें इन्वेस्ट करने लगा। जब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे रिजल्ट्स पॉजिटिव आने लगे, जब मैंने सारी लर्निंग्स ले ली, उसके बाद मैंने एक ओवरड्राफ्ट अपने बैंक से ओवरड्राफ्ट भी ले लिया और उस ओवरड्राफ्ट के पैसे को भी मैंने इसमें इन्फ्यूज़ किया। आज की डेट में मेरा ट्रेडिंग अकाउंट साइज मोर देन 3 करोड़ आई हैव अचीव्ड विद द जॉब सिक्योरिटी। तो आप अपने जो भी आप कर रहे हैं, आप इसको एज ए बिजनेस लें। किसी भी बिजनेस में जाते हैं, आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं। आपके पास एक पूरा प्लान होता है कि मेरा क्या प्रोडक्ट है, मैं किस प्राइस पे बेचूंगा, किस मार्केट में बेचूंगा इसको, और मेरा क्या एग्जिट प्लान रहेगा, मेरा क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। सो सिमिलरली आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इसमें एंट्री करें और प्रॉपर अध्ययन, प्रॉपर स्ट्रेटजी सीखने के साथ में और ऑनेबल ऑथेंटिक रिसोर्स से अगर आप सीखते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। और मेरा हर एक यूथ या दूसरे जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको ये रहेगा कि आप डेफिनेटली ये इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करें। और एज ए अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने चाहिए। दूसरी एक और मैं अपनी तरफ से सलाह देना चाहता हूं कि आप किसी भी ट्रेडिंग या बिजनेस में अगर आप जाते हैं तो उसके फंडामेंटल्स को आप बहुत ही अच्छे से अध्ययन करें, बहुत ही अच्छे से उसको सीखें। फॉर एग्जांपल जब मैं वर्कशॉप अटेंड करता था तो हर कोई बोलता था, जैसे कि आप 200 डेज मूविंग एवरेज का मैं एग्जांपल लेता हूँ। हर कोई अपने चार्ट में 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करता है। बट अगर मैं पूछूं कि भाई आप 200 डेज ही मूविंग एवरेज क्यों यूज करते हैं, तो ज़्यादातर लोग इसको रेस्पॉन्स ही नहीं कर पाते थे। उनको पता ही नहीं था कि हम 200 डेज मूविंग एवरेज करते क्यों हैं। इस चीज़ का आंसर मुझे मिला गॉर्डन की स्टडी में। गॉर्डन
इज वन पर्सन हु एक्चुअली एक वाइट पेपर उन्होंने पब्लिश किया और उन्हें 200 डेज मूविंग एवरेज के इम्पैक्ट का उन्होंने दिखाया कि डाउ के ऊपर कि अगर हम 200 डेज मूविंग एवरेज को एज ए स्ट्रेटजी लेकर हम कोई भी बाई करते हैं और 200 डेज के नीचे अगर हम जो है जब भी प्राइस जाता है उसको सेलिंग करते हैं तो वी कैन एक्चुअली अवॉइड कार्नेज इन आवर पोर्टफोलियो। यूजिंग दिस सिंपल स्ट्रेटजी उन्होंने ये प्रूव किया कि 18 पॉइंट सम परसेंटेज रिटर्न्स जो है वो उन्होंने दिखाया कि इस एक्सपेरिमेंट में जनरेट किया जा सकता है। इसी का दूसरा अध्ययन वार्टन यूनिवर्सिटी के फाइनेंस प्रोफेसर जेरेमी सीगल की बुक स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन में भी मिलता है, जहाँ पे उन्होंने 200 डेज मूविंग एवरेज का स्टडी करके पिछले कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स का इम्पैक्ट उन्होंने शो किया। तो आप जब भी कोई भी स्टडी करते हैं तो आप उसके पीछे की उसके फंडामेंटल्स को जरूर समझिए। उससे क्या होगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी को जैसे जैसे मार्केट मूव करता है, क्योंकि मार्केट इज़ ऑलवेज डायनेमिक, मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट की कितनी अवस्थाएं होती हैं या कितने स्टेट्स होते हैं, ऑब्वियसली आपके मार्केट के जो है आप बोलेंगे कि मार्केट की दो होती है, एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है, एक साइडवेज होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मार्केट का मूल कैरेक्टर क्या होता है, मूल इसका क्या कैरेक्टर्स है, मार्केट के एक्चुअली दो मूल कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका ट्रेंड और दूसरा होता है वॉलेटिलिटी। अब अगर मैं ट्रेंड और वॉलेटिलिटी के कॉम्बिनेशन से अगर मैं इसके कैरेक्टर्स को डिफाइन करना चाहूं तो जैसे कि तो मेरे 4 डिफरेंट तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर्स स्टेट्स बनते हैं। एक बनेगा ट्रेंडिंग एंड वॉलेटिलिटी, वन क्वाड्रेंट। दूसरा बनेगा ट्रेंडिंग एंड नॉन वॉलेटिलिटी। तीसरा बनेगा नॉन ट्रेंडिंग एंड वॉलेटिलिटी एंड चौथा बनेगा नॉन ट्रेंडिंग एंड नॉन वॉलेटिलिटी। अब ये चारों क्वाड्रेंट्स में से आपको पता होनी चाहिए कि मेरे को किस तरह की मार्केट एनवायरनमेंट में मैं इस समय हूँ, अगर आपको सक्सेसफुल्ली ट्रेड करना है। क्योंकि मार्केट का इम्पैक्ट स्टॉक्स के ऊपर क्या होता है आपको ये समझना चाहिए। अगर आप देखेंगे स्टडी, अगर आप प्रॉपरली करेंगे, और ये स्टडी आपको विलियम ओ'नील की स्टडी में भी मिलेगा कि 2/3 ऑफ टोटल स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। तो अगर आपका मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और आप उस केस में जो है ऊपर की तरफ बाई कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, तो आपका सक्सेस के रेट जो है बहुत ही कम हो जाते हैं, ओनली 1/3। और अगर आप प्रॉपर मार्केट डायरेक्शन को समझते हैं कि मार्केट किस स्टेट में है, और मार्केट हमेशा इन्हीं 4 स्टेट्स में होता है जो कि रोटेट होता रहता है टाइम टू टाइम, तो आप अपनी ट्रेडिंग को उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं और हर सीजन में या हर स्टेट में आप अपने ट्रेडिंग को अच्छा बना सकते हैं, आप उसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप देखेंगे नॉन वॉलेटाइल एंड ट्रेंडिंग मार्केट इज बेस्ट सूटेबल फॉर योर ट्रेंडिंग और पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग। सिमिलरली नॉन ट्रेंडिंग एंड वॉलेटाइल मार्केट इज गुड फॉर ऑप्शन सेलिंग। On the other side, volatile and non-trending is good for counter trend trading। तो अगर आप इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आप समझते हैं और आप कोई ऐसा टूल डेवलप करते हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि हम मार्केट के किस स्टेट में हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को, आप अपने ट्रेडिंग के गियर को आप शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा मेरा आपको एडवाइस है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडिंग के क्या कोर कैरेक्टर्स हैं। एक्चुअली सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स वर्ड मैंने लिया हुआ है रिचर्ड लव की एक स्टडी से। रिचर्ड लव की एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें उन्होंने पब्लिश किया सम लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ स्टॉक्स की। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो स्टॉक्स जो है सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स होते हैं जो कि मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देते हैं आपको। एक साल में जो 100%, 200, 300, 400% जो मूव देते हैं, ऐसे स्टॉक्स को उन्होंने सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स का नाम दिया। और ऐसे स्टॉक्स की एक प्रॉपर कैरेक्टर होती है। ऐसे स्टॉक्स के अंदर कुछ ऐसे बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि वो मूव स्टार्ट करने से पहले हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम वो कैरेक्टर्स का
स्टडी कर लें तो डेफिनेटली हम उनको पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो स्टॉक्स को बिफोर द मूव स्टार्ट्स। सिमिलर काइंड ऑफ स्टडी एक मार्क आर रिनन-गुनन ने जो है अपनी स्टडी में पब्लिश किया। उस स्टडी का नाम था एनाटॉमी ऑफ स्टॉक मार्केट विनर। उस रिसर्च पेपर में भी उन्होंने ये दिखाया कि सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं और उस बेसिस पे हम सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स को या जिनको मार्केट लीडर या मल्टी बैगर्स स्टॉक बोलते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग के सक्सेस के 4 आर जो मैं बोलता हूं कि देयर आर 4 आर ऑफ एनी सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक ट्रेडिंग। फर्स्ट आर इज योर स्टॉक सिलेक्शन, फंडामेंटल, राइट स्टॉक। दूसरा आर है आपका राइट टाइमिंग। ये राइट टाइमिंग आपको देता है, वी गेट अ ये राइट टाइमिंग हमको मिलती है टेक्निकल एनालिसिस के स्टडी से। तीसरा आर है हमारा राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट रिस्क मैनेजमेंट। और चौथा आर है हमारा राइट पोजीशन मैनेजमेंट। राइट पोजीशन मैनेजमेंट, राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट टाइमिंग एंड राइट स्टॉक। एक स्टडी पब्लिश हुई वीजमैन के थ्रू जिसमें उन्होंने शो किया कि अगर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और उसमें पाया कि ऐसे ट्रेडर्स जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं बेसिस ऑन द स्टॉक्स क्वालिटी, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया कि सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स के कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनका रिटर्न्स ऐसे ट्रेडर्स से जो कि टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनका रिटर्न्स 30 टाइम्स ज़्यादा था। ये मार्केट में आप देखते हैं कि लोग चार्ट को एज ए प्रेडिक्शन टूल यूज करते हैं। ये लाइन इधर ड्रॉ किया, इधर किया, उधर किया। एक्चुअली चार्ट को आपको समझना चाहिए कि चार्ट इज अ जस्ट वन स्मॉल पीस ऑफ पजल। चार्ट केवल आपको एक टाइमिंग का टूल देता है। चार्ट के अंदर कोई भी प्रेडिक्शन पावर नहीं होती है। चार्ट नहीं बता सकता है कि ये स्टॉक्स जो है किधर को जाएगा। दे आर अ सर्टेन फंडामेंटल बिहाइंड द चार्ट। चार्ट या कोई भी पैटर्न्स जो है स्टॉक्स को मूव नहीं कराता है। वो एक किसी भी बायर्स और सेलर्स के इंटरेक्शन का एक आउटकम होता है, फुटप्रिंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसिमेट्री ऑफ लॉसेस कॉन्सेप्ट होता है कि लॉसेस आपके इट वर्क्स अगेंस्ट योर लॉसेस वर्क्स अगेंस्ट द गेन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 10% का लॉस करते हैं तो आपको 11% का रिटर्न चाहिए टू अचीव द ब्रेक इवन। अगर आप 20% का लॉस करते हैं तो आपको 25% चाहिए रिटर्न्स उस ब्रेक इवन को अचीव करने के लिए। ब्रेक इवन मतलब आप जहां पे थे वहां तक पहुंचने के लिए। और अगर उससे आप ज़्यादा करते हैं लॉस, 30% करते हैं, तो उसके बाद तो और भी मुश्किल हो जाता है। राइट पोजीशन मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने स्टॉक खरीदा और स्टॉक खरीदने के बाद आपने उसमें से 5% आपका टोटल कैपिटल का आपने किसी स्टॉक में खरीदा और वो स्टॉक जो है 100% 200% रन कर गया। 100% 200% रन करने के बाद भी चूंकि आपकी पोजीशन ही उसमें 5% थी, तो इट विल नॉट हैव अ मच इम्पैक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो गेन। उसका ज़्यादा असर नहीं होगा। दूसरी साइड अगर आपने मान लो एक बार में ही जो है अपने स्टॉक्स का 50% किसी एक स्टॉक में डाल दिया और वो स्टॉक जो है गिर गया, इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो। आपको बिग लॉस होगा और आपको उस एज ए सिमेट्री ऑफ लॉसेस कॉन्सेप्ट आपको वो लॉस रिकवर करने के लिए ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आपकी बहुत सारी एनर्जी और गेन चाहिए होगा उसको कवर करने के लिए। सो यहाँ पे आपका पोजीशन बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेस आता है। सो ये स्ट्रेटजी पार्ट का डिस्कशन हम इस अगले वीडियो में करेंगे जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।